हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। रिसेंटली जो जेड का पेपर हुआ एंड उसके बाद कल जो है वो रेस्पॉन्स कीज आउट हुई। और रेस्पॉन्स कीज बेसिकली बच्चों के जो रेस्पॉन्स है उसको लेके थी। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द जेड 2025 के जो क्वांट के क्वेश्चन थे उनका हम सोल्यूशन करेंगे और पार्ट वाइज वीडियो आएंगे बिकॉज एक जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम इसको पार्ट में अपलोड करेंगे। तो ऑलमोस्ट 8-10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। So we have the first question. Ramesh bought a mobile from a local store and he paid 1/6 of the price via the UPI and 1/3 of the price via the cash. Right? तो दो तरीके से पेमेंट हुआ and he agreed to pay the balance amount a year later while paying back 10% को उसने इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट का वैल्यू 6,000 है, तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन था बट यहाँ पे प्रोसेस बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हैं तो यू हैव टू हंट फॉर द प्रोसेस जो कि आपका टाइम सेव करे। तो एज आई कैन सी कि यहाँ पे जो प्राइस है 1/6 की बात करता है, 1/3 की बात करता है। इसका मतलब जो प्राइस है वो 6 का मल्टीपल अगर मैं ले लूँगा तो मेरा काम आसान हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन कंसीडर कि जो प्राइस है वो 6 का मल्टीपल 60 ले लिया। 60 इसलिए लिया है सो दैट थोड़ा सा हमको डेसिमल से बचना है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं यूपीआई पेमेंट की बात करता हूँ 1/6, इसका मतलब 10 रुपये या 10 यूनिट उसने यूपीआई पेमेंट किया। उसके बाद जो उसने कैश पे किया है दैट इज 1/3। तो 20 उसने क्या किया है, कैश पेमेंट किया है। तो बैलेंस कितना बचा? हाँ, तो बैलेंस जो बचेगा दैट इज 20 + 10 30। तो बैलेंस अमाउंट जो बचेगा दैट वुड बी 30। 60 - 30, होपफुली इट इज क्लियर, 30 यूनिट्स है, राइट। तो बैलेंस 30 है बट उसने बोला है कि जो बैलेंस अमाउंट है उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब जब 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो 30 रुपये जो आज उसको देने थे एक साल बाद वो 33 हो जाएंगे बिकॉज 10% का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। एंड इट इज ऑल्सो सेइंग दैट इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 6,000 है। मतलब अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो 30 रुपये पे 3 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है। हाँ, तो 3 यूनिट्स का मेरे पास इंटरेस्ट है एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो 3 यूनिट का इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू रुपीज 6,000। सो फ्रॉम हियर आई कैन सी कि एक यूनिट की वैल्यू 2000 है एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द अमाउंट दैट वुड बी 60 यूनिट्स है एंड वन वैल्यू इज इक्वल टू 2000। सो दिस इज गोइंग टू बी 12 एंड उसके आगे 40। सो 1,20,000। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन था बट प्रोसेस हमेशा मैंने बोला है आपको इजी करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सो ये भी इजी था, राइट। इट वाज आल्सो इजी पिकिंग। जो पॉइंट था इस बार मिक्सअप थे, उसमें इजी से लेके मॉडरेट से लेके टफ क्वेश्चन सारे थे। तो वी हैव द सेकंड क्वेश्चन दैट Adu and Amu have bought 2 pieces of land on the moon from E store. Both the pieces of land have same perimeter, right? And Adu का जो piece of land है वो स्क्वायर में है एंड जो आमू का है वो सर्कल में है, राइट। दिस इज फॉर आदू एंड दिस इज फॉर आमू, राइट। तो दोनों का पेरीमीटर सेम है, वेरी इजी। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो स्क्वायर हैज द पेरीमीटर ऑफ 4a एंड सर्कल हैज द पेरीमीटर ऑफ 2πr, दैट इज द रेडियस r। तो आई कैन से कि यहाँ पे जो a और r का जो रेशियो आ जाएगा दैट वुड बी 2π/4 और आई कैन से π/2, राइट। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द a एंड r। नाउ इट इज सेइंग द रेशियो ऑफ द एरिया निकालना है, तो आदू का और आमू का। तो आदू का जो एरिया होगा इस पीस का जो लैंड है a स्क्वायर और आमू का होगा πr²। एंड इफ a अपॉन r इज π/2 तो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, π²/4। सो 1/π into a square upon r square is π²/4। So from here the answer would be π/4। So easy question, option number B right answer। Moving to the next question। ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बट अब आई थिंक सोच रहे होंगे तो इजी भी था बट प्रोसेस जरूरी है, राइट। मैंने इसका हालांकि सॉल्यूशन सेपरेटली भी अपलोड किया था, यू कैन फाइंड इट ऑल्सो। So it is saying there are 25 rooms in a hotel. So there are 25 rooms in a hotel and for a single occupancy हर रूम में मैक्स टू मैक्स 3 पीपल आ सकते हैं। तो 3 पीपल पर रूम की बात करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिंगल ऑक्यूपेंसी के 2,000 रुपये लगते हैं, डबल ऑक्यूपेंसी के लगते हैं 3,000 रुपये और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लगते हैं 3500 रुपये। मतलब एक रूम में अगर 3 लोग रहेंगे तो 3500 रुपये का चार्ज लगेगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, देखो, और 55 पीपल है यहाँ पे, मतलब जो टोटल पीपल है वो 55 पीपल है। तो अगर हम होटल ओनर हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई भी रूम खाली रहे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ रूम से मेरे को मिलता रहना चाहिए फ़ायदा, तभी मेरे को फ़ायदा होगा, राइट, जिसको हम रेंट बोल रहे हैं। तो और अगर मैं अमाउंट को देखता हूँ तो डबल और ट्रिपल पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिंगल पे मुझे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एक काम किया कि मैंने 25 रूम, 1 2 3 एंड अप टू 25, तो मैंने 1 पर्सन सब में भेज दिया। तो इस हिसाब से मुझे 25% जो है वो ऑक्यूपाइड हो गए, तो मुझे 2-2 हज़ार रुपये के अभी मिल रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास 30 लोग और बचे हैं, वाई से 30, बिकॉज 55 माइनस 25 दैट इज 30। तो हमने और दिमाग लगाया, हमने एक एक आदमी और भेज दिया, क्योंकि हम एक एक और भेज सकते हैं। ऐसे करते करते 2 पर्सन हो गए, राइट। तो अभी रूम में 2 पर्सन हो गए, इसका अंदर 50% कंज्यूम हो गए। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ 5 पीपल लेफ्ट। वाई, बिकॉज 30 में से 25 गए, तो 5 पीपल लेफ्ट। और इन 5 लोगों को मैं किन्हीं भी रूम में भेज सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं किन्हीं भी 5 रूम में एक एक और आदमी भेज सकता हूँ। तो ये बात आपको बिल्कुल पिक्चर से समझ में आ गई होगी कि आपके पास जो 25 रूम हैं, हाँ, यू कैन सी कि कितने रूम ऐसे हैं 25 में से जहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी। तो जो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले हैं, जो डी वाले हैं, वो 5 रूम है, और जो डबल ऑक्यूपेंसी वाले हैं वो 20 रूम है। हाउ कम इट इज 20? क्योंकि 5 रूम में 3-3 लोग हैं, बाकी जो 20 लोग हैं, जो 20 रूम है उसमें 2-2 लोग हैं बस। ये क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे। तो 20 रूम है और डबल ऑक्यूपेंसी के तो 20 रूम है एक्चुअली। तो 20 रूम का जो भाड़ा है, जो चार्ज है, दैट इज 3000 के हिसाब से हो गया 60,000 रुपये। एंड जो 5 रूम है जिसमें ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है, तो वहाँ पे 3500 रुपये के हिसाब से जो चार्ज बनेगा वो 17,500 बनेगा। तो 60,000 प्लस 17,500, तो दिस इज गोइंग टू बी 77,500। तो इनको अगर मैं सम करता हूँ तो माई आंसर वुड बी 77,500। सो लॉजिकली सॉल्व हो गया, एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनेंगे, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर आप इसको लॉजिकली सोचते तो मेरे पास इजी क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होंगे तो इजी हो जाएगा, राइट, और भी इजी हो जाएगा। बोलते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी का कोऑर्डिनेट -2,0 यहीं पे बनेगा एंड डी का कोऑर्डिनेट 2,0 यहाँ पे बनेगा। एंड हमको एक रेक्टेंगल बनाना है, तो ऑफ कोर्स इसकी ये साइड बनेगी इस तरह से। सो दिस इज सी एंड दिस इज डी, सो आई कैन से दिस इज ए, दिस इज बी, तो ABCD हो गया, राइट। बोलता है द एरिया इज 24। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, भाई आप 0 0 पे खड़े हैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 आप आगे चल रहे हैं और 2 पीछे की तरफ, तो 4 यूनिट तो यहाँ पे हो गया। और एरिया 24 है, तो आई कैन से भाई लेंथ इंटू ब्रेथ 24 होना चाहिए। लेंथ आपके पास 4 आ गई, तो ब्रेथ कितना होगा? दैट इज ब्रेथ वुड बी 6। इसका मतलब जो इसकी ब्रेथ है ये वाली, वो 6 यूनिट होगी, राइट, 6। नाउ इट इज सेइंग दैट इज y इक्वल्स टू 6। तो ये जो लाइन है ए बी, ये जो लाइन है ए बी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 6 की लाइन है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट है, फ्लैट है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि पॉसिबल इक्वेशन ऑफ ए बी दैट इज y इक्वल्स टू 6। इजी क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला था, और अगर अब एक बार समझ में जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी था। बोलता है इन ए कंप्यूटर गेम each move requires pressing a button, and when the button is pressed for the first time as a move, the computer randomly chooses a cell from 4x4 grid of 16 cells and put an X mark on that cell. When the button is pressed subsequently, the computer randomly chooses a cell from the remaining unmarked। ठीक है, तो आपने वो टिकटॉक वाला गेम खेला होगा। अगर मैं इस गेम को अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे टिकटॉक वाला गेम आपने बचपन में खेला होगा। हम ग्रिड नहीं बनाते थे, तो ऐसा होता था वो गेम, राइट। वो गेम आपने केजेस जिसके क्रॉस बन जाएंगे तो इस तरह से वो जीत जाएगा। ये वही बेसिकली वहीं से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे रादर देन 3 थी, यहाँ पे 4-4, मतलब 4 ग्रिड हो गए, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन चेंज है, राइट। क्या बोलता है क्वेश्चन ये, that this goes on till until the end of the game and when the either all cells in a row or all cells in a column are marked with X. So find the maximum possible of the time a player has to press the button to finish the game, right?
तो गेम फिनिश करना है। तो देखो 4x4 की ग्रिड बनानी है। जब आप 4x4 की ग्रिड बनाएंगे और प्लेयर को जीतना, मतलब फिनिश करने वाला जीतना चाहता है, कोई भी पर्सन है, प्लेयर हो रोबोट हो, फर्क नहीं पड़ता, तो हर रो और हर कॉलम फिनिश होगा तभी वो विनर माना जाएगा। ठीक है, तो हर रो हर कॉलम के लिए जरूरी है ना कि जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई सो? बिकॉज जब तक ये डायगोनल फिल नहीं होगा हर तरफ से, क्योंकि आपने यहाँ फिल कर दिया, यहाँ फिल कर दिया, यहाँ, तो डायगोनल के जो एलिमेंट है जब तक ये फिल नहीं होंगे तो तब तक जो है वो गेम खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप कहीं पे भी क्रॉस मार्क कर लीजिए, फॉर एग्जांपल इफ आई क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, मैक्सिमम कितने क्रॉस बना सकते हैं विदाउट विनिंग? अभी कोई नहीं जीता है। क्यों? क्योंकि अभी कोई भी रो और कोई भी कॉलम कंप्लीट नहीं हुआ है। आई कैन से 6 इधर और 6 इधर, तो 12 अटेम्प्ट तो यहाँ पे हो चुके हैं। और 13वां अटेम्प्ट जो बनेगा, अब इनमें से एक ही पोजीशन पे बनेगा। और जैसे ही आप कहीं पे भी लगाओगे, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट डूइंग बाय द ब्राउन कलर, तो जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे तो 13वें अटेम्प्ट में वो पर्सन जीत जाएगा। इसका ये रो भी कॉलम हो गया, ये कॉलम भी, मतलब ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया, रो भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो 12 के बाद जो +1 13 अटेम्प्ट इसमें कम से कम, मैक्सिमम पॉसिबल, हाँ मिनिमम में तो एक में ही खत्म कर सकता है ना, बट मैक्सिमम की बात करेंगे तो स्मार्टली प्ले करना है। तो स्मार्टली प्ले कर, जैसे आपने देखा होगा टिकटॉक वाला जो गेम है, तो स्मार्टली प्ले करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लेने हैं जीतने के लिए, और मिनिमम में तो ये तीनों एक बार में खत्म कर लेंगे। तो मैक्सिमम करें बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 में आप इस वाले केस में जीत सकते हैं। होपफुली ये समझ में आएगा। एक बार फिर से रिकॉल करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंथी था पढ़ने में, बट मेरे हिसाब से इजी था। An industrial robot manufacturing company is tasked to design humanoid robot to be used in a warehouse where the robot need to pick an item from the stack of the shelf। ठीक है, तो जैसे अलमीरा होती है, वहां से अलमारी पिक, ये सामान पिक करना है। द हाइट ऑफ द टॉप मोस्ट शेल्फ फ्रॉम द ग्राउंड इज 7 फीट, तो यहाँ से 7 फीट की हाइट है। एंड टू ऑपरेट द रोबोट वाज टू मूव ऑन अ ट्रैक रनिंग पैरेलल टू द स्टैक ऑफ द लीफ। ठीक है, तो रोबोट को कुछ इस तरह से, भाई ये शेल्फ बनी होंगी, तो मान लो ये शेल्फ ऐसे बनी है, फिर इसके नीचे शेल्फ बनी होंगी कुछ इस तरह से, मतलब मामला चल रहा होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे रोबोट खड़ा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो रोबोट को सामान पिक करना है। नाउ द ट्रैक इज 1 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो जो कहता है कि जो ट्रैक है वो 1 फीट दूर है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है वो 1 फीट की है। ठीक है, तो ये 1 फीट है। ठीक है, तो ये 7 फीट, ये 1 फीट। And further, the robot cannot raise its arm by more than 60 डिग्री from the horizontal। तो जो रोबोट है भाई ये हॉरिजॉन्टल है और 60 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं बना सकता। If the robot arm to be attached to its shoulder, what should be the minimum height of the robot from the ground to the shoulder from its arm to reach the topmost है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचेंगे कि 7 फीट का रोबोट है तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 7 फीट का रोबोट है तो वो ऊपर वाला सामान भी उठा सकता है, बट ऊपर तो मैक्सिमम सामान, भाई जब 7 फीट पे पहुंच गए तो सामान रखने का तो कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। इसका मतलब जो रोबोट की हाइट है वो 7 फीट से तो कम होगी, क्योंकि मैं 60 डिग्री को भी तो यूज करूंगा। मेरे पास ये सामान है, मेरा यहाँ तक लेवल है, थोड़ा सा और उठा देंगे तो मैं इस वाले लेवल को और टच कर सकता हूँ, वहां से रीच कर सकता हूँ। तो यही कंसेप्ट था कि यहाँ से जो रोबोट की हाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर रोबोट की हाइट मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे मान ली है, तो ये जो है एंगल है ये 60 डिग्री और अप हो सकता है। तो यही कंसेप्ट है, इसके अलावा उस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, मान लेते हैं रोबोट की हाइट है, ये स्टैक की हाइट है, एंड रोबोट की हाइट h है, स्टैक की हाइट यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। टोटल हाइट आपको 7 दे रखी है, और ये हाइट, मतलब ये जो लेंथ है ये 1 दे रखी है, एंड ये जो वैल्यू है ये h दे रखी है। ठीक है, तो आपको हाइट निकालनी h। तो अगर आपको थोड़ा सा भी राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट अपलोड करे थे, तो ये बहुत फेमस या बहुत इजी कंसेप्ट है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 30-60 डिग्री बनता है, 30-60-90, तो मान ले 30 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, तो जो भी कोई वैल्यू 30 के सामने बनती है, 60 के सामने k√3 होता है, 90 के सामने 2k, दैट्स इट, क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। अब इसी को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ऊपर वाले डायग्राम को, यहाँ पे जो 60 डिग्री वाला डायग्राम, तो ये 1 है, ये 60 डिग्री है, ये आपके पास 30 है, और एज आई टोल्ड यू 1 के सामने, मतलब 30 के सामने जितना भी है
30 के सामने जितना भी है उसका √3 टाइम्स जो है वो 60 के सामने होगा। इसका मतलब ये जो हाइट है ये √3 है। कितनी है? √3। तो बाकी जो हाइट है भाई ये वाली हाइट आपके पास आ गई √3। तो बाकी जो हाइट है वो हाइट ऑफ द रोबोट है, दैट इज h इक्वल्स टू 7 माइनस √3। So that was an easy question. Most of the student might be possible उन्होंने किया होगा कि 7 feet, but 7 feet is not the right answer. Option number E is correct answer. 7 minus 3 √3 feet. Hopefully it is clear, right? So you can rewatch it. If you have any problem, you can leave your comment. Moving to the next question we have. So now it is saying that we have a solid trophy consisting of two parts has been designed in the following manner. The bottom part is a frustum of a cone with bottom radius 30 and top radius 20. तो फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन बना रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है। while the top part is a hemisphere with radius, तो इस तरह से कोई ट्रॉफी डिजाइन कर रखी है। मोर ओवर द फ्लैट सर्फेस ऑफ द हेमिस्फेयर इज सेम एज द टॉप सर्फेस, तो ये फ्लैट सर्फेस बिल्कुल सेम टू सेम है। द एंटायर ट्रॉफी इज टू बी गोल्ड प्लेटेड एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी दैट कॉस्ट। ठीक है, तो सरफेस की बात करता है। हाँ, तो सरफेस का मतलब आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा एंड गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है, सॉलिड ट्रॉफी बोलता है उसमें, सॉलिड। इसका मतलब अगर आपको सरफेस एरिया पता है तो टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ इट इज फ्रस्ट्रम प्लस हेमिस्फेयर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रस्ट्रम का सरफेस एरिया हो सकता है। तो अगर मैं कोन के सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो कोन का जो सी एस ए होता है कर्व सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल एंड जो इसका टी एस ए होता है दैट इज कोन के बारे में बात करें पाई आर एल प्लस नीचे पाई आर स्क्वायर, यही होता है दैट इज पाई आर एल प्लस आर, ये आपका टी एस ए होता है। बट फ्रस्ट्रम में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है ये है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रेडियस 20 दे रखा है, ये वाला रेडियस 30 दे रखा है एंड ये स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले तो स्लैंट हाइट ही कैसे निकलेगी, यही एक चैलेंज है, क्योंकि स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको सरफेस एरिया पता हो, करने के लिए स्लैंट हाइट जरूरी है, ठीक है। कोई बात नहीं, स्लैंट हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्लैंट हाइट की बात करते हैं नाउ, इन्होंने हाइट, अच्छा हाइट भी दे रखी है ना, एंड विद द टॉप रेडियस 20 एंड हाइट 40, ठीक है। तो ये हाइट 40 दे रखी है इन्होंने, तो ये तो और भी ईजी हो गया, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ से इस बात को नोटिस करता हूँ, यहाँ से इस बात को नोटिस करता हूँ, तो ये हाइट ये है, ये 10 है, सॉरी ये 40 है हाइट इसकी, और ये जो भाई ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो बाकी जो बचेगा वो 10 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 10 बचेगा। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ ये वाली जो लेंथ है जिसको हम स्लैंट हाइट बोल रहे हैं, ये कितना होगा? तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम भाई 1600 प्लस 100, भाई पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1700, 10√17, 10√17, ठीक है। क्या मैं टोटल हाइट की बात करूँ, एक मिनट में पढ़ लेता हूँ। द बॉटम इज अ फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन विद बॉटम रेडियस 30, टॉप रेडियस 20 एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट इज 40 while the top part is a hemisphere with radius 20, ठीक है। तो दैट वुड बी, अगर हम 10√17 पे जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए दैट इज सी एस ए ऑफ फ्रस्ट्रम। तो जो पाई आर एल कोन का होता है, यहाँ पे 2 बार एल मतलब 2 बार रेडियस आ रहा है ना भाई, ये 2 बार रेडियस है, दैट इज ये कैपिटल आर है नीचे वाला और ये ऊपर वाला स्मॉल आर है, तो ये होता है पाई आर प्लस आर एंड इनटू द स्लैंट हाइट। तो ये सी एस ए एंड टी एस ए इसका कितना हो जाएगा? पाई आर प्लस आर एल प्लस नीचे तो बेस एरिया बनेगा दैट इज द पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पंगा ये हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ भी काउंट कर लेंगे, नहीं ये डबल काउंटिंग हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर आपको स्फीयर फिट करना है। जब आप स्फीयर फिट कर देंगे तो इस वाले जो एरिया का कोई मतलब बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये टी एस ए बन जाएगा, होपफुली इट इज क्लियर। तो पाई हम कॉमन ले सकते हैं, तो आर प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर स्क्वायर, तो ये तो आपके पास फ्रस्ट्रम का आ जाएगा। एंड टी एस ए अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करता हूँ तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे जो आर बनेगा हेमिस्फीयर का वो स्मॉल आर बनेगा, ठीक है, रेडियस 2 पाई आर स्क्वायर बस। अब यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो इजी क्वेश्चन है। तो टोटल टी एस ए जो बनेगा दैट इज पाई आर प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर
प्लस 2 पाई r²। पाई तो कॉमन ही ले लेते हैं, तो r आपके पास कैपिटल 30 है, स्मॉल 20 है, एंड जो l आ रहा था वो 10√17 आ रहा था, प्लस कैपिटल R आपके पास 30 का स्क्वायर, प्लस पाई हम टोटल में से कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं ऐसे करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो पाई टोटल को में से कॉमन हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल R 30 है, स्मॉल r 20 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसके बाद इसका सोल्यूशन कर देंगे तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पाई इंटू ये हो जाएगा 50, 500, 50 इंटू 10 500√17 प्लस 900 प्लस 400 दूनी 800, तो 800 900 1700 प्लस 517 इंटू 22/7, और जो कॉस्ट दे रखी है दैट इज 40 के हिसाब से दे रखी है। अरे बाप, बहुत कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो कॉस्ट जो आएगी दैट इज 700, मतलब 1700 प्लस 500√17 इंटू 22/7 इंटू 40। तो इफ़ यू कैन सॉल्व इट, तो थोड़ा सा √17 का हिसाब किताब देख लेते हैं, उसके बाद ये सोल्यूशन हो ही जाएगा। ठीक है, तो √17 की वैल्यू होती है 4 पॉइंट समथिंग। सो √17 जो बेसिकली होता है दैट इज 4 पॉइंट समथिंग, और आप इसका रूट निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। वाकई कैलकुलेटर था तो वहाँ पे बहुत हेल्प हुई होगी अगर आपने किया होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 8 पॉइंट लगाएंगे 0 0 एंड 81 इंटू 4.12। ठीक है, तो 4.12 होता है, मुझे पता है, तो इसलिए मुझे पता, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो 4.12 जो कॉस्ट हो जाएगा दैट इज 500 इंटू 4.12। भाई ये तो 500√17 था ना आपके पास, प्लस 1700 इंटू 22/7 इंटू 4040। यहाँ से कॉस्टिंग आ जाएगी, तो 4.2 हो जाएगा करीब करीब 412 इंटू 5, तो 2060 प्लस 1700 इंटू 3.14 ले लेते हैं, इसको 40 ले लेते हैं, तो ये 0 ये 6 और ये 37 इंटू 3.14 इंटू 4040, एंड इफ आई कैलकुलेट so that is coming out to be 4,72,560, 4,72,256, राइट। तो 256 आ रहा है बेसिकली। हाँ, तो 472,256, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, क्लोजेस्ट कहाँ जा रहा है, कुछ मैच कर रहा है नहीं जा रहा। तो 472 आ रहा था ना, तो ऑप्शन नंबर क्लोजेस्ट 473 में ही मार्क करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटिव था बट इंपॉर्टेंट था कि आपको TSA, और दूसरा था कि आप कैलकुलेशन में कितने प्रो है, नहीं तो कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड था। ठीक है, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। बोलता है द मार्केट वैल्यू ऑफ ए बीम मेड अप ऑफ रेयर मेटल हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी। द मार्केट वैल्यू दैट इज जो वैल्यू डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो वैल्यू को अगर मैं मान लेता हूँ KL², प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो K आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। Now due to an accident one such beam got broken into 2 pieces 4 और 9। ठीक है, तो अगर ये ब्रोकन हो चुका है 4 और 9 में, ठीक है 4 और 9 में, तो ये इसका लेंथ है, तो इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, तो वैल्यू स्क्वायर में जाएगी, तो 16 प्लस 81 दैट इज 107। ये हो जाएगा 107। ठीक है, आप विदाउट के भी कर सकते हैं, तो 107 इसका वैल्यू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ के। एंड अगर ये कंबाइंड था तो टोटल लेंथ, तो कंबाइंड मतलब अगर मैं किसी स्टिक को तोड़ता हूँ तो जो कंबाइंड लेंथ है वो इनके सम के बराबर आएगी। इसका मतलब जो इनकी कंबाइंड लेंथ थी वो 13 थी। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी रहेगी, इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल जो वैल्यू रहेगी वो 13 के स्क्वायर में जाएगी, दैट इज 169। ठीक है, तो जो वैल्यू 169 थी अभी वो 107 बचा है, तो कितना लॉस हो गया। हाँ, तो लॉस की अगर मैं बात करता हूँ 169 माइनस 107, तो 62 का लॉस है। कितने पर, हाँ कितने पर, तो वी हैव अ 62 का लॉस ओवर ओरिजिनल 169 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड करता हूँ एंड कैलकुलेशन की बात करते हैं, आप इसको बारे में सोचो, 16.9 लिखा है ना, सॉरी 169 राइट, तो इसका 10% कितना होगा, ऑलमोस्ट 17 मान लेते हैं भाई। 10% कितना होगा, 17 होगा, और 40% कितना होगा फिर इसका 68। ठीक है, कितना होगा 68 होगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट। ठीक है भाई, आपने बोला कि सर 10% को हमने अप्रॉक्सीमेटली 17 मान लिया। ठीक है, तो आपको निकालना सिर्फ 6 दैट इज 62%। ठीक है, तो यहाँ से जो ये ऑप्शन जो क्लोजेस्ट जा रहा है दैट इज 40% के आसपास जा रहा है, बिकॉज 30 57 बहुत हो जाएगा।
तो बाय द ऑप्शन ऑल्सो आई कैन सी कि जो 68% है 40 है, बट ये 68% तब है, मतलब 40% तब है जब मैंने इसको, भाई आप सोच के देखो ना भाई, आपको लॉस हो रहा है 60, एक मिनट मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। 62 का लॉस है ओवर 169 इंटू 100, मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो मुझे 169 का 10% जो होगा वो 16.9 होगा, एंड मुझे 62 पे जाना है। 62 का मतलब करीब करीब इसका 4 टाइम्स होगा, करीब करीब इसका 4 टाइम। तो अगर मैं इसका 4 टाइम्स कर लेता हूँ, 4936 एंड 16 इंटू 4 64 प्लस 3 67, तो 67 पॉइंट समथिंग, एक मिनट कुछ 13 का स्क्वायर एंड दिस इज, ओहो माई मिस्टेक एक्चुअली, ये 97 होगा ना, एक मिनट, दिस वुड बी 97, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, थोड़ा सा ये 97 पे जाएगा। 97 का मतलब है कि अभी जो लॉस है वो हो जाएगा 72 का। हाँ, तो माइनस का करेंगे इसमें, दैट इज 97, तो 72, हाँ तो 72 की वैल्यू निकालनी थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एरर कर रहे थे आई थिंक, तभी वो आंसर थोड़ा वेरिएट ज़्यादा हो रहा था। तो 72 का लॉस है ओवर 169 इंटू 100, तो 10% की वैल्यू 17 हो जाएगी, तो 40% वुड बी 68, तो थोड़ा सा और ज़्यादा जाएगा 40% से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट मैच कर जाएगा। बाकी यू कैन यूज द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर टू सॉल्व, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्यारा क्वेश्चन था बट इजी भी था लेकिन मुश्किल भी था, ठीक है। तो ये क्यूब रूट की बात करता है, उसको अगर मैं नोट करता हूँ, ये 3 की पावर ए है, 21 को 3 इंटू 7 लिखेंगे तो ये 7 की पावर 3a माइनस बी, और 3 की पावर भी 3a माइनस बी, क्योंकि जब आप स्प्लिट करते हैं जैसे मैंने लिखा 6 की पावर a, तो 2 इंटू 3 इसकी पावर a, तो a जो है वो दोनों को मिलता है, ठीक है, ये लॉजिक है ये या कंसेप्ट है ये। मल्टीप्लाई बाय 49 का मतलब 7 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे पावर जो है डबल हो जाएगी, दैट इज 4b प्लस 2c, ठीक है। तो अगर मैं पावर को कलेक्ट करता हूँ एक साथ, तो 3 की टोटल पावर हो जाएगा दैट इज 4a माइनस बी, एंड 7 की पावर हो जाएगा दैट इज 3a प्लस 3b एंड प्लस 2c, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है दैट ये परफेक्ट एक क्यूब होगा तभी ये पॉजिटिव इंटीजर बन सकता है, तो इनमें कौन सी वैल्यूज कंडीशन जो है वो ठीक होना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर के लिए अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पावर है इट हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ 3, इट हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो थोड़ा सा इसको मैं लिखता हूँ, मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं, दैट इज 4a माइनस बी, ठीक है, और एक है 3a प्लस 3b प्लस 2c, राइट, प्लस 2c या माइनस 2c प्लस 2c, राइट। तो यहाँ से 3a प्लस बी प्लस इस पे एंड 2c, ठीक है। और अगर मैं इसको देखता हूँ तो आई कैन राइट a माइनस बी प्लस 3a, ठीक है, एंड इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3, एंड इट शुड बी द आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का कुछ भी मल्टीपल होगा, राइट। तो ये 3 का मल्टीपल कब होगा भाई, ये तो ऑलरेडी ए सब ए की कुछ भी वैल्यू हो बट 3 का मल्टीपल तो है, ए माइनस बी को मल्टीपल होना पड़ेगा, ए माइनस बी शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, होपफुली इट इज क्लियर। तो ए माइनस बी मैंडेटरी है मल्टीपल ऑफ 3 होना, एंड इफ आई गो फॉर ए, यहाँ पे कुछ भी रखो 3 का मल्टीपल है, बी कुछ भी रखो 3 का मल्टीपल है, बट 2c हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3, तो दैट्स इट। तो 2 में तो 3 दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाहता है सी हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3, तो सी भी मल्टीपल होना चाहिए, ए माइनस बी भी मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ए माइनस बी, ये रहा ना, ए माइनस बी एंड सी आर इंडिविजुअली हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3, होपफुली इट इज क्लियर। इजी क्वेश्चन था लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाना था। मूविंग टू द नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ई करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है एंड मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, इन द सेंस कि यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन आपने नहीं किया होगा तो अच्छी बात है। दैट इज, यहाँ पे अगर एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे लॉग के बारे में, लॉग ए एक्स अपॉन लॉग ए वाई, तो बहुत सारे बच्चे इसको प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसे लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है इसमें लिखने में, यू आर फ्री टू राइट, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, पहले तो मैं सॉल्व करता हूँ एक्स स्क्वायर, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग बेस 32 हो जाएगा एंड 16 माइनस लॉग बेस 32 64 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो आई कैन राइट, सेम बेस है ना,
तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड लॉग बेस 32, और ये हो जाएगा 16/64 लॉग ए माइनस लॉग बी अगर आप यूज़ करना जानते हैं, माइनस एक्स, ठीक है। इफ़ यू वांट मी टू राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है, लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर लॉग बेस 32 16 माइनस लॉग बेस 32 64 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टी दूसरे वाले तरीके से कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 की पावर देख पा रहा हूँ 32 और 16 में, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, लॉग लिखना भूल गया, लॉग 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4 माइनस लॉग 2 की पावर 5 2 की पावर 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये यहाँ से ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ये पावर जो है 2 की 4 ये ऊपर आएगी और जो बेस की पावर वो नीचे आती है, माइनस ये बनेगा 6/5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का that would be 5x equals to 0. So from here we have the quadratic equation x square 4x square minus 5x minus 6 equals to 0. 24 के फैक्टर जो 5 आए 8 और 3 सबको पता है, that is 4x square minus 5x minus 6 equals to 0. तो 24 के फैक्टर जो 5 आए that is 8 and 3, तो 4x square minus का 8x plus का 3x minus 6 equals to 0. तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं x पे, x minus 2 plus 3 x minus 2 equals to 0. From here 4x plus 3 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो -3/4। अगर मैं x को देखता हूँ, हाँ, इफ आई स्टार्ट लुकिंग एट द x, तो क्वेश्चन में x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो आप पुट करने पे कहीं पंगा हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू दैट इज 2 और -3/4, क्या लिखा, -3/4 है, क्या है, हाँ माइनस का 3/4। तो यहाँ से कुछ पंगा नहीं है, मतलब x की 2 वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अब पंगा यहाँ पे है कि इसने सिर्फ ये बोला है कि a ग्रेटर देन 0 है, बट log a ग्रेटर देन 0 इट इज वेरी ओके, बट a कैन नॉट बी 1। इसका मतलब आंसर आपका a पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर गलती से किसी बच्चे ने इसको 1 मान लिया तो यू शुड नो कि भैया यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, ये लॉग काम ही नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डिपेंड्स ऑन ए होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं जेट इसको क्या कंसीडर करता है, बट इन माय ओपिनियन द आंसर शुड बी डिपेंड्स ऑन ए। उसने सिर्फ ए के 0 के बारे में बात करी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, बट 1 भी तो नहीं होना चाहिए ना, ये भी बहुत जरूरी है। जब आप लॉग को डिफाइन करते हैं, व्हेन यू डिफाइन लॉग दैट इज लॉग बेस ए एक्स, तो ए जो है वो ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी 0, सॉरी, ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा होगा, बट ए कैन नॉट बी 1, एंड ये बहुत ज़रूरी बात है, ए कैन नॉट बी 1, और ए की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करती है, एंड ए की वैल्यू नीदर 1 से बड़ी होती है। तो अगर वो 1 से बड़ा कह देता तो कोई पंगा ही नहीं था, लेकिन उसने 0 से बड़ा बोला है, तो ये वाली वैल्यू का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन माई ओपिनियन आंसर वुड बी दैट इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या आंसर आता है, और इट कैन बी लाइक के इनफाइनाइटली मैनी भी, ठीक है, तो इट कैन बी इनफाइनाइटली मैनी ऑल्सो, ठीक है। तो बट ए पे तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या इसमें सेट ऑफिशियल मानते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, एंड नेक्स्ट जो क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एग्जामिनेशन, एंड इट कैन बी वन ऑफ द आई कैन से प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको डे टू डे लाइफ में या डे टू डे जो आपके पास कंटेंट मिलेगा और अच्छा कंटेंट मिलेगा, एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, सो दैट मतलब कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वालिटी हो सकता है आपको थोड़ी सी डिग्रेडेड लगे। आई एम ट्राइंग एंड आई एम वर्किंग ऑन इट सो दैट थोड़ा सा और क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। पीडीएफ जो भी है मेरे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस में मिलती है वहाँ पे। सो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।